हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर अतुला फ्रॉम डॉक्टर अतुलाज हाउस ऑफ बायोलॉजी। आज हम टेकअप कर रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट शंट की, साथ ही साथ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन अलॉन्ग विद दैट रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट को भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्रेब्स साइकिल के अंदर जितना भी NADH एंड FADH की फॉर्मेशन हुई थी वो सारा रिड्यूसिंग फॉर्म में था, रिड्यूसिंग एनर्जी थी। उस एनर्जी को ATP में सिंथेसाइज करने के लिए इतना सही स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है सो दैट वो जब इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफरेंस करे तो प्रोटॉन्स को इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर वो प्लेस कर दे। तो एक ऐसे पॉसिबल हो पाता है। क्रेब्स साइकिल का साइट है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स से में जो फॉर्मेशन हो रही है NADH और FADH की, वो कम्प्लेक्सेस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे वर्क करते हैं। तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का साइट इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। वहाँ पर हमारे पास 4 कम्प्लेक्सेस हैं जिनमें ये ETS चलता है। फिफ्थ कम्प्लेक्सेस ATP सिंथेज या F0F1 पार्टिकल, जिसमें प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होने की वजह से वो अपने F1 पार्टिकल में से ATP का सिंथेसिस करके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में उस ATP को एक्यूमुलेट कर लेता है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कम्प्लेक्स से। तो कम्प्लेक्स 1 इज NADP डिहाइड्रोजनेज, जिसमें कि NADH से NAD में कन्वर्जन होती है। जो कम्प्लेक्स 1 है ये आयरन सल्फर सेंटर है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफर होते हैं कम्प्लेक्स 3 को। इसी तरह से कम्प्लेक्स 2 जो है दैट इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, जो कि सक्सिनेट से फ्यूमरेट में कन्वर्जन होने के टाइम पे एक्टिव है। ये भी रिएक्शन सेंटर इसका FES है और ये भी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम्प्लेक्स 3 को प्रोवाइड करता है। तो पोजीशन कुछ ऐसे है कि कम्प्लेक्स 1 के बाद कम्प्लेक्स 3 है, इन बिटवीन कम्प्लेक्स 1 एंड 2। सीक्वेंस में नहीं पढ़े हैं ये, पहले कम्प्लेक्स 1 है, फिर कम्प्लेक्स 3 है, फिर कम्प्लेक्स 2 है। तो 1 एंड 2 दोनों के दोनों यूबिक्विनॉन के थ्रू ट्रांसफरेंस करते हैं इलेक्ट्रॉन के कम्प्लेक्स 3 को। तो द कम्प्लेक्स 3 इज साइटोक्रोम BC1। यहाँ से एक मोबाइल कैरियर साइटोक्रोम C, इसकी पोजीशन क्या होती है? आउटर साइड ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो यहाँ से ये मूव करता हुआ कम्प्लेक्स 4 तक ले जाता है। तो कम्प्लेक्स 4 क्या है? इट इज साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, जो कि बना है साइटोक्रोम A एंड A3 का। कम्प्लेक्स 4 कम्प्लेक्स 1, 2 एंड 3 से कैसे डिफरेंट है कि वो सारे FES सेंटर कैरी करते हैं, जबकि यहाँ पर कम्प्लेक्स 4 में 2 कॉपर सेंटर्स एडिशनली प्रेजेंट होते हैं। इससे हमारे पास जो कम्प्लेक्स 1 एंड 3 हैं वो तो 4 प्रोटॉन्स ईच रिलीज करते हैं, वेयरएज जो कम्प्लेक्स 4 है वहाँ से 2 प्रोटॉन्स रिलीज होते हैं। कम्प्लेक्स 4 में जो एक्टिव है वो क्या है? ऑक्सीजन है। वी ऑल्सो कॉल इट टर्मिनल ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ से हाफ O2 प्लस 2 प्रोटॉन्स लेके वो H2O की फॉर्मेशन कर देता है। तो मतलब इस तरीके से पानी बन गया। दिस इज द फाइनल स्टेप। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि टर्मिनल ऑक्सीडेशन, आप देखोगे कि ऑक्सीजन लास्ट स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन में यूटिलाइज हो रही है। लेकिन ऑक्सीजन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो हाइड्रोजन वहीं पर एक्यूमुलेट होती रहेगी। तो प्रोटॉन्स को रिमूव करने का एक बिल्कुल सॉलिड तरीका है कि ऑक्सीजन का हाफ मॉलिक्यूल 2 प्रोटॉन्स लेके वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म कर देता है। इस तरीके से सारे प्रोटॉन्स जितने भी इकट्ठे हुए वो सारे कलेक्ट कहाँ होंगे? इंटर मेम्ब्रेन्स, जो सारी स्पेस थी। इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से प्रोटॉन्स इकट्ठे होके अब मेम्ब्रेन के पास
फिफ्थ कम्प्लेक्स है, वी कॉल इट एटीपी सिंथेज या F0 F1 पार्टिकल्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स। कहाँ है ये लोकेटेड? क्रिस्टी के ऊपर टेनिस रैकेट शेप स्ट्रक्चर्स हैं ये, जिसका F0 एलिमेंट तो मेम्ब्रेन के अंदर है और F1 जो है वो पेरिफेरल प्रोटीन का बना हुआ है जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरफ फेस करता है। तो इसमें क्या होगा, F0 से चैनल के थ्रू प्रोटॉन्स जो है वो मूव करेंगे। 4 प्रोटॉन्स जब टनल में से मूव करते हैं तो एक मॉलिक्यूल एटीपी का सिंथेसाइज होता है। इसमें एंजाइम इन्वॉल्व्ड इज एटीपी सिंथेज। अब ये सारा का सारा जितना भी प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाला, इसके अंदर ना सब जगह पर ऑक्सीडेशन हो रही है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के थ्रू एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। इसको कंपेयर करते हैं लाइट रिएक्शन के अंदर हमने किया था फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या थी? लाइट की प्रेजेंस में एटीपी का सिंथेसिस। वो कहाँ हो रहा था? लाइट रिएक्शन के अंदर। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से हो रहा है, तो ये कहाँ हो रहा है? रेस्पिरेशन के ETS के अंदर। अब एक क्विकली थोड़ा चीज़ों को, कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए ज़रा हम साइट्स की बात करते हैं। जो ग्लाइकोलिसिस था वो साइटोसोल या साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा था। उसके बाद सेकंड स्टेप था लिंक रिएक्शन, जो कि ग्लाइकोलिसिस को क्रेब्स साइकिल से कनेक्ट करता था। लिंक रिएक्शन हो रहा है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। क्रेब्स साइकिल अगेन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ही हो रहा है। उसके बाद आती है ETS, जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर हो रही है। ETS के बाद हमारे पास आता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का लास्ट स्टेप जो था वो था एटीपी सिंथेज। तो F0 F1 पार्टिकल्स की प्रेजेंस जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर F0 है और पेरिफ्री पे F1 है। इसी तरह से मोबाइल एलिमेंट साइटोक्रोम C की अगर पोजीशन देखें तो वो आउटर साइड ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में है। इसके अलावा हमारे पास सारा प्रोसेस बनने के बाद एटीपी सिंथेसिस जो हो रहा है, एटीपी सिंथेसिस से वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर हो रहा है। तो इससे आपको बिल्कुल एक क्लियर कट पिक्चर मिल जाती है कि किस तरह से एटीपी सिंथेसाइज हो रहा है ड्यूरिंग ETS। तो आपको इसमें सारे कम्प्लेक्सेस के नेम्स, किस में आयरन सल्फर सेंटर है, किस में कॉपर सेंटर है और कौन कौन सी पोजीशंस पे क्या क्या लोकेटेड है, अलोंग विद कि जो फाइनल एक्सेप्टर है हाइड्रोजन का, दैट इज ऑक्सीजन। ये ऐसे भी आ जाता है क्वेश्चन कि ऑक्सीजन की सिग्निफिकेंस क्या है। तो सिग्निफिकेंस यही है कि अदरवाइज हाइड्रोजन को कलेक्ट करने वाला कुछ भी ना हो। ये लास्ट स्टेप है एरोबिक रेस्पिरेशन का। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी बैलेंस की। तो अगर हम बैलेंस शीट की बात करें, वैसे तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था, लेकिन एक बार फिर से एक क्विक सा हम रिव्यू करते हैं कि इसमें सिंथेसिस हो रहा था शुरू में ग्लाइकोलिसिस में 8 ATP का, लेकिन हमने बोला क्योंकि ये यूकेरियोट्स हैं तो साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के लिए 2 ATP आर यूटिलाइज्ड। उसके बाद लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल को मिलाकर हमारे पास ATP बन रहे थे 30 ATP बन रहे थे, तो मिला के बन गए 38। अगर हम ओवरऑल देखें कि 2 यूटिलाइज हो गए तो उस हिसाब से 36 ATP के मॉलिक्यूल्स। NCERT इस पार्ट को कवर नहीं करता, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP सिंथेसाइज होते हैं, इतना ही लिखा हुआ है। तो आप इसी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि 38 ATP बनते हैं। पर इस सारे प्रोसेस में ना कुछ सपोजिशंस हैं, जैसे अब उन्होंने बोला कि हम ये मान के चलते हैं कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जो स्टार्ट हुआ था ग्लाइकोलिसिस से, वो क्रेब्स साइकिल, ETS सारा कुछ फॉलो करे, इसके जितने भी इंटरमीडिएट्स हैं वो कहीं भी और किसी जगह पर यूटिलाइज ना हो। इसी तरह से
जितना NADH या जितना FAD या ATP सिंथेसाइज हुआ था ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, वो सारा का सारा रेस्पिरेटरी प्रोसेस में ही यूटिलाइज हो, वो भी किसी और प्रोसेस में ना इन्वॉल्व हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट सिर्फ ग्लूकोज ही हो यहाँ पर अभी हमें वैसे पता है कि कभी भी नेचर में ऐसे नहीं होता कि सिंगल रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो, इट्स ऑलवेज अ मिक्सचर की कुछ चीज़ों का। लेकिन ये सारा जो हम करते हैं उसका सिर्फ हमें इतना फ़ायदा है कि इससे हमें आइडिया लग जाता है कि किस तरीके से हम कितना सिंथेसिस जो है वो रेस्पिरेशन के टाइम पे ATP का कर लेते हैं, एक ग्रॉस आइडिया मिल जाता है इस सारी एक्सरसाइज से हमारे पास। अब हम बात करते हैं, एक और टॉपिक है इसके अंदर कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन को अगर हम कंपेयर करें, तो हमने जब कंपैरिजन किया था एनारोबिक रेस्पिरेशन में, क्योंकि जो ग्लाइकोलिसिस में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH फॉर्म हुए थे, वही NADH वो यूटिलाइज कर रहा था इधर इन द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड और एथेनॉल फॉर्मेशन में, तो इसलिए वहाँ पर सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल्स वर प्रोड्यूस्ड, वेयरएज एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 मॉलिक्यूल्स बना रहा, तो द रेशियो कम्स आउट टू बी 1:19, जैसे 2:38 करके 1:19, तो इतना ज़्यादा फर्क है। दूसरी चीज़, ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, वेयरएज एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल। और इसी तरह से जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें स्लोली स्टेप वाइज धीरे 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 फॉर्मेशंस होती हैं, और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है क्योंकि इसमें उसके पास कोई स्टेप्स नहीं हैं, तो ज़्यादा एनर्जी की वेस्टेज ही हो रही है और ये जो प्रोसेस है वो अच्छे से वर्कआउट नहीं कर पाता एनारोबिक रेस्पिरेशन का। तो जो NADH है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है NAD में, वो ना स्लोली फर्मेंटेशन में धीरे 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 काम करता है, ऑक्सीडेशन होती है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में ये सिंथेसिस जो होता है इट इज़ वेरी विगरस। तो ये हम अगर कंपेयर करते हैं, आपको पूछा जाता है फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन का कंपैरिजन आता है, तो पहले आप कॉमन पाथवे लिख के ऊपर ग्लूकोज से 2 में डिवाइड करोगे फ्लो चार्ट की फॉर्म में, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, और एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर वो फॉर्मेशन ऑफ 38 ATP, वेयर एज एनारोबिक में 2 ATP, एंड उसके बाद ये कंपैरिजन के तीनों पॉइंट्स आप जॉट डाउन करोगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपने अच्छे से ये समझ लिया हो। अगर आपको साइट्स समझ आ जाते हैं सबके, तो आपको ये याद करने में बड़ा इजी रहेगा।